हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू डिज़ाइन अ लेस्ड कॉलम। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है लेस्ड कॉलम कंप्रेशन मेंबर्स में। अगर पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू डिज़ाइन कंप्रेशन मेंबर्स। अगर आप पिछली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं डिज़ाइन स्टेप्स। और न्यूमेरिकल भी हमने किया था एक, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले कंप्रेशन मेंबर ही डिज़ाइन करना है, फिर हम लेसिंग की डिज़ाइन करेंगे। तो 2 स्टेप में हो गया क्वेश्चन। तो अब हमको पहले देख लेते हैं लेसिंग होती क्या है। लेसिंग क्या होती है? कंप्रेशन में ये मेंबर्स हमारे कॉलम्स, तो इसको जो कनेक्ट करती है डायगनली, तो वो होती है हमारी लेसिंग्स। अब लेसिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि बकलिंग को रोकती है, टू स्टॉप बकलिंग। बकलिंग क्या होती है कि ये जैसे कॉलम है, तो जब इस पर लोड आएगा तो बकल होगा। बकल मीन्स इस तरह बेंड हो जाएगा, तो इसी बेंडिंग को बकलिंग के बोलते हैं। अगर बीम का केस होता तो इसी को बोलते हैं हम बेंडिंग, इसमें बकलिंग बोलते हैं। इसको रोकने के लिए लेसिंग लगाई जाती है। ये होती है सिंगल लेसिंग और ये डबल लेसिंग। ये आपके कोड में भी आपको इसके डायग्राम मिल जाएंगे पेज नंबर 49 पे। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। चलो, डिज़ाइन ए लेस्ड कॉलम विद 2 चैनल्स बैक टू बैक लेंथ 10 मीटर टू कैरी एन एक्सिल फैक्टर लोड ऑफ 1400 किलो न्यूटन। द कॉलम में बी एज्यूम टू हैव रेस्ट इन द पोजिशन बट नॉट इन डायरेक्शन ऑफ द। तो स्टेप फर्स्ट हम देख लेते हैं क्या होती है। आपको सब मैंने पिछली वीडियो में आपने जैसे ही देखा होगा, स्टेप फर्स्ट मैंने क्या ली थी, एज्यूम एफसीडी। आपको एफसीडी एज्यूम करना है। डिज़ाइन पढ़ रहे हो तो एफसीडी एज्यूम करो। तो चैनल्स के लिए एफसीडी क्या होता है, 135 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मैंने पिछली वीडियो में 3 वैल्यूज़ बताई थी ना, एक रोल्ड आई सेक्शन चैनल्स के लिए, एंगल स्टड्स के लिए, और थर्ड बताया था मैंने लोड कंप्रेशन मेंबर्स कैरिंग लार्ज लोड्स ग्रेटर देन 3000 किलो न्यूटन। तो इस केस में चैनल के लिए एफसीडी 135 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लो इसको, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एरिया रिक्वायर्ड फॉर द सेक्शंस। सेक्शन के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड है हमारे कॉलम्स के लिए। तो ए सी इजिकल टू पी डी अपॉन एफ सी डी। पी डी क्या, हमारा डिज़ाइन फैक्टर्ड लोड, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, जिस लोड पे हमको डिज़ाइन करना है वो है अपॉन एफ सी डी हमारी। ये हमने एज्यूम किया वो है इजिकल टू डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये आ क्या है 1400 इंटू 10⁻³ कर दिया, न्यूटन में कन्वर्ट किया अपॉन 135, तो ये आएगा 10,370.37 एम स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ 2 चैनल्स डिज़ाइन करने हैं। तो ये जो आपने एरिया निकाला ये होगा 2 चैनल्स के लिए। तो 1 चैनल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5185.18 एम स्क्वायर आ जाएगा। अब आपका जैसे ही आपका एरिया आता है, आपको लेनी है हाथ में अपनी स्टील टेबल। तो स्टील टेबल में सब आपको क्या करना है कि ऐसा सेक्शन लेना है, आपको चैनल सेक्शन ऐसा लेना है कि ये इस एरिया से बढ़ के हो, तो क्योंकि तभी हमारी वो डिज़ाइनिंग सेफ होगी। तो ट्राई मैंने किया 2 ISMC इंडियन स्टैंडर्ड चैनल्स 350/430 न्यूटन पर मीटर। इसका AG क्या है 135,366 एम स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा है तो ही हमारा इफेक्टिव है। अब इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2 चैनल्स हमारे पास, तो टोटल एरिया ऑफ द कंप्रेशन मेंबर्स है ना, टोटल सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा 2 × 5,360 10,332 mm स्क्वायर। अब हम इसको, आपको क्या है कि इस चैनल्स की मतलब स्पेसिफिकेशन आपकी स्टील टेबल से लिखनी है। जैसे कि रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया आपका RX6 RZZ में 136.6 mm, और RYY ले लिया 28.3 mm, CYY सेंटर ऑफ ग्रेविटी 24.4 mm वाई। अब ये देखो, ये प्लान है चैनल सेक्शन का। अब ये YY एक्सिस हो गई, ये ZZ एक्सिस है ना, ये प्लान है चैनल सेक्शन का। अब ये IZZ भी लिख लिया, IYY भी लिख लिया। अब हमको निकालना है स्लेंडरनेस रेशियो, क्योंकि हम कंप्रेशन मेंबर जब भी हमको लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर जब भी हम करते हैं तो कंप्रेशन मेंबर में हमको स्लेंडरनेस रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, KL/R। KL मतलब इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ कैसे निकलेगी, KL। तो L की वैल्यू हमको पता है 10 मीटर है इस क्वेश्चन में, और K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू कैसे निकलती है कि क्या कंडीशन है, एंड कंडीशंस क्या दे रखी। तो हमको बोला है कि हिंज्ड है, बोला था ना रिस्ट्रेंड इन पोजिशन बट नॉट इन डायरेक्शन। इसका मतलब कि ये घूम सकता है, तो ये हिंज्ड हुआ। तो K की वैल्यू हिंज के लिए क्या होती है 1 होती है। अगर आपको ये नहीं मालूम तो आप यहाँ देख भी सकते हो, पेज नंबर 45 पे ये दिया हुआ है, देखो ये रहा हिंज्ड कॉलम, सॉरी ये वाला हिंज्ड है, दोनों तरफ हिंज्ड है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1.0 L। अब आपको क्या करना है, ये लिख दिया आपने वैल्यू, उसके बाद आपको करना है स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है। 1 × 10,000 कर दिया, उसके बाद स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है KL/R मैक्स। अब इसमें मैक्स लेना है, आपको ध्यान रखना है कि हम जब भी डिज़ाइन कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें R मिनिमम लेते हैं, तभी स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा आता है ना, और लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा आती है। लेकिन इसमें हमको मैक्सिमम लेना है, क्योंकि ये लेस्ड कॉलम है। इन केस ऑफ लेस्ड कॉलम हमको R मैक्सिमम लेना, तो R हमारा मैक्स कितना है, इन दोनों में से मैक्स कौन सा, ये वाला। तो 136.6 लेनी है हमको वैल्यू इसकी। तो KL की वैल्यू हमने ली 10,000 अपॉन 136.6, तो हमारी वैल्यू है 73.20, या ये हमारी स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू। पर अगर हमारा सिंपली अगर हम कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन करें तो वैल्यू होती है वाली, लेकिन हमारा लेस्ट कॉलम है तो हमको पेज नंबर 48 खोलना है, हमारी
स्टील टेबल सॉरी IS कोड का पेज नंबर 48 पे गिवन है आपको यहाँ पे क्लॉज नंबर 7.6.1.5 पे कि द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेस्ड कॉलम्स शॉल बी टेकन एज 1.05 टाइम्स द एक्चुअल मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट्स। तो शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट्स में को मतलब इफेक्ट का अकाउंट में लेने के लिए हमको 1.05 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एक्चुअल सिलेंडर ये इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो वाले में 73.20 में 1.05 का मल्टीप्लाई करना आपको इन केस ऑफ लेस्ड कॉलम्स। तो ये आया 1.05 73.20, तो यहाँ वैल्यू आई 76.86। अब आपको चेक करनी बकलिंग क्लास कौन सी होगी, क्योंकि हम FCD उससे ही निकलेगा। सबसे पहले हमको स्लेंडरनेस रेशियो फिर बकलिंग क्लास देखनी है। तो बकलिंग क्लास के लिए आप आ जाओ पेज नंबर 44 पे। तो पेज नंबर 44 पे आए तो चैनल सेक्शन के लिए बकलिंग क्लास कौन सी होती है? C होती है। तो चैनल सेक्शन की बकलिंग क्लास हमारी, तो बकलिंग क्लास लिख लिया हमने C, पेज नंबर 44 पे दे रखा है ना। और अब हमको निकला है FCD, हमारी बकलिंग क्लास से FCD की वैल्यू आएगी। तो हमको इसके लिए पेज नंबर खोलना है 42। तो पेज नंबर 42 आपको ये टेबल दिखेगी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था लेकिन मैं वापस बताता हूँ। तो पेज नंबर 42 पे FCD दे रखी है बकलिंग क्लास C के लिए। तो आपको 250 के नीचे वाला देखना है, मैंने बताया 250 के नीचे वाला ही देखना है आपको। और यहाँ पे KL/R की वैल्यू क्या है आपकी 76.86। तो इसकी रेंज कहाँ आएगी? 70 से 80 के बीच में आएगी ना। तो इसके नीचे वाली दो वैल्यू आप लिख लो 250 की, 152 और 136, और ये 2-4 वैल्यू लिख लो। तो आपने वैसे के वैसे यहाँ लिख दी 70, 80, 152, 136। अब आपको इंटरपोलेशन फॉर्मूले से आपको निकालना है KL/FCD की वैल्यू इस 76.86 के लिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मान लो ये x1 है, ये x2 है, KL/R x1 है। तो ये KL/R हमारे जिसके लिए निकालना वो x हो गया, और ये FCD क्या है y1 y2, और जिसके लिए निकालना वो y हो गया। तो y का फॉर्मूला क्या बनेगा? y1 माइनस मतलब 152 माइनस ये माइनस ये मतलब बड़े में से छोटा y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 बड़े में से छोटा मल्टीप्लाई करना है x माइनस x1। हमारा x क्या है 76.86 और x1 ये है 70। तो ये फॉर्मूला आप देख लो ध्यान से, इसी का यूज़ करके आप इंटरपोलेशन से ये निकाल सकते हो कहीं ना। अभी क्या है FCD की वैल्यू 141.02 न्यूटन पर mm² हमारी आई। तो इससे हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी, क्या आएगी? PD = AC FCD। ये हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है ना। AC हमने निकाल रखा था दो चैनल्स के लिए, कितना होता है 10,732, और FCD मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया हमारा 1513.42 किलो न्यूटन। अब देखो हमारा डिज़ाइन लोड हमको क्वेश्चन क्या देता है 1400, तो उससे ज़्यादा हमारा लोड। तो हम मतलब हम सेफ साइड पे हमने डिज़ाइन सेफ किए, मतलब करेक्ट किए। तो हमने क्या डिज़ाइन कर ली, 2 चैनल सेक्शन लगेंगे, और हमने वो भी स्पेसिफिकेशन भी निकाली चैनल कौन सा लगेगा। अब हमको देखना है कि 2 चैनल लगेंगे तो उनके बीच की स्पेसिंग कितनी होगी, मतलब कितनी स्पेसिंग पे हमको चैनल लगाना है। तो 2 चैनल हो गए, मान लो उनके बीच की स्पेसिंग D है। ये प्लान है, चैनल्स का प्लान है ना, ये ऊपर से देख रहे हैं। तो अब ये YY होगी, मैंने बताया आपको, और ये ZZ होगी। अब आपको देखना है, मान लो डिस्टेंस टोटल D है, टोटल डिस्टेंस कितनी D मान लो, तो इसका हाफ ये बीच में YY एक्सिस और ZZ हो गई। अब इसको मतलब इसका हाफ कितना होगा, D का हाफ, इससे लेके चैनल तक की दूरी D/2 होगी। और ये हमको मालूम है चैनल सेक्शन है, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये CG होगी ना, इसकी CG की वैल्यू है। अब ये इसके YY एक्सिस है, मैंने बताया था ना आपको चैनल सेक्शन। ये रहा देखो, इसकी अकेले के लिए YY और ये और ZZ है। तो इसकी YY से इसकी CG की डिस्टेंस कितनी थी, CYY, जो हमने निकाली थी 24.4। हमने स्पेसिफिकेशन देख लिया था, CYY की वैल्यू क्या है 24.4 है ना चैनल सेक्शन के लिए। तो अब ये D/2 है, ये CYY है। तो हमको क्या करना है, IZZ निकालना है। IZZ क्या होता है, इस ZZ एक्सिस के अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो एक के लिए हमको मालूम है कि ये होता है। अब 2 के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 2 इंटू ये कर दिया, तो 20016 इंटू 10⁴ आया, है ना। अब हमको क्या करना है, H की वैल्यू लिखनी है। H की वैल्यू क्या है, H क्या है, H है इस एक्सिस से लेके इस एक्सिस की CG तक की डिस्टेंस, क्योंकि हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया YY के अबाउट लेने के लिए। ZZ के लिए तो हमको नहीं लगानी पड़ी, क्योंकि इसकी और इसकी कोइंसाइड करेगी ZZ पे, तो 2 मल्टीप्लाई करने पे वैसे ही आंसर आ जाएगा। और इसकी निकालने के लिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, CG अबाउट दिस एक्सिस क्या होगी, इस मतलब इसके पैरेलल कोई एक्सिस है, तो इसके अबाउट CG क्या होगी, इसके अबाउट जो सेक्शन की CG है वो प्लस A टाइम्स H²। H मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, और A इसका एरिया। तो हमको IYY निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इसलिए क्या, क्योंकि 2 चैनल है, और एक चैनल के लिए क्या होता IYY, इसका IYY इसकी एक्सिस के अबाउट क्या होगा, YY एक्सिस के अबाउट प्लस A टाइम्स H²। A इसका सेक्शनल एरिया हो गया, मल्टीप्लाई H² क्या हुआ, YY से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो D/2 प्लस 24.4 मैंने आपको निकाल के बताया D/2
इसका आधा d/2 और ये इतना, तो ये d/2 + 24.4 हुआ ना CY। तो ये वैसे ही निकलेगा। आप वैल्यू डाल दो आप, 5366 मैंने निकाल दी एरिया की वैल्यू स्टील टेबल से। तो अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आपने लिख दी। अब आपको क्या करना है, IZZ और IYY को इक्वल करना है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ D। आपको D की वैल्यू निकालने के लिए, डिस्टेंस स्पेसिंग निकालने के लिए IYY और IZZ को इक्वेट करना है। इक्वेट करने पे आपका क्या आएगा, आप इक्वेट कर दो, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। उसके बाद हमारी वैल्यू डी की क्या आ रही है, अप्रोक्सीमेट, मतलब आ रही 218.36 आ रही है। तो अब एक अप्रोक्सीमेटली मान लो 220 mm। मतलब हमने एक चीज़ निकाल ली कि दो कॉलम के बीच की स्पेसिंग क्या निकाली हमने, 220 mm निकाल ली। हमने ये निकाल ली। अब हमको आना है मेन पॉइंट पे, हमारा डिज़ाइन ऑफ लेसिंग्स कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो पेज नंबर 50 खोल लो IS 800 अपने कोड का, क्योंकि उस पर सब गिवन है कि इस पर लेसिंग के लिए क्या कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो हमारी ये कॉलम हो गया मान लो, है ना, हमारा कॉलम हो गया। अब ये हमारा हो गया लेसिंग्स, ठीक है। अब ये लेसिंग हो गई, ये लगी और ये बोल्टिंग की हुई है। अब इससे लेके ये 60, मान लो ये डिस्टेंस 60 है, ये है गेज डिस्टेंस। इस कॉलम से लेके बोल्ट तक की डिस्टेंस क्या होगी, गेज डिस्टेंस मान ली हमने, एज्यूम की है 60। और मान लिया है कि एंगल, ये जो लेसिंग का जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो क्या है 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हमारी लेसिंग्स। तो मैं एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकता हूँ कि देखो ये ट्राइंगल फॉर्म किया मैंने, ये ट्राइंगल बना लिया। अब मेरे को क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन लेसिंग्स निकालनी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन लेसिंग्स क्या हुई, मतलब ये जो होल है और ये सेकंड होल जो होगा, मतलब ये वाला मान लो और ये वाला, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो हमारी डी तो आई 220 और उसमें हमको ऐड करना है इधर का 60 और इधर का 60, तभी तो हम होल से होल पहुंच पाएंगे। हमको होल से इस होल तक पहुंचना है, मतलब ये हो गया और यहाँ तक पहुंचना है। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन लेसिंग्स क्या हुई 340 mm। अब हमको निकालनी है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लेसिंग्स। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये इस होल से लेके इस होल तक की डिस्टेंस कितनी है। पहले हमने निकाला इस होल से लेके इस होल तक कितनी है हॉरिजॉन्टल, और इससे अब निकालना है वर्टिकल कितनी है। तो इस होल से लेके इस होल तक की कितनी डिस्टेंस है। तो ये निकालने के लिए हमने ये 340 निकाल ली। अब इससे हम मान सकते हैं कि मान लो ये 340 है पूरी, ये 45 डिग्री एंगल। अब मान लो ये हाफ डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की x है। तो मैं इसे ट्राइंगल बना सकता हूँ, एक x ये होगी 340 होगी, l ये होगी लेंथ ऑफ लेसिंग होगी ना, l तो l लेंथ ऑफ लेसिंग है, इस होल से लेके इस होल तक लेसिंग के अंदर ही ये l होगी लेंथ हमारी। तो हमने ट्राइंगल से हम क्या देखते हैं कि 1045 डिग्री क्या होगा, x/340 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो x क्या आएगा 340 mm आएगा, है ना। तो x क्या है हमारा 340 mm और ये डिस्टेंस जस्ट डबल है। तो लेसिंग के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हुई, x और x, तो 2x। तो 2x मतलब 2 × 340 तो 680 mm। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई 680 mm और हमारी हॉरिजॉन्टल 340 mm, ये 680 mm है। और हमको लेंथ ऑफ लेसिंग निकालनी है। यही लेंथ ऑफ लेसिंग के लिए भी हमको इसी डायग्राम को देखना है, ये डायग्राम बहुत मेन है इसमें। अब ये 340 है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये l हो गई और ये x हो गई वर्टिकल डिस्टेंस, हाफ वर्टिकल डिस्टेंस है ना। तो l निकालने के लिए हम cos 45 लगाएंगे। cos 45 क्या होगा 340 अपॉन l बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है 340 अपॉन l, तो l क्या है 340 अपॉन cos 45। क्या है आंसर, क्या है हमारा इफेक्टिव लेंथ क्या है लेसिंग्स की 480.83। इफेक्टिव मतलब बोल्ट होल से वोल्ट होल की दूरी लेसिंग्स के अंदर। तो 480.83 हमारी ये एक फर्स्ट वैल्यू हमारी आ गई, इफेक्टिव लेंथ निकाल ली हमने लेसिंग की। अब हम निकालेंगे विड्थ ऑफ लेसिंग्स। अब विड्थ ऑफ लेसिंग्स के मैंने आपको बोला कि पेज नंबर 50 खोल लो आप, उसके ऊपर सब दे रहा हुआ। तो विड्थ ऑफ लेसिंग बार्स इन बोल्टेड डिवाइडेड कंसीडर मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शैल बी 3 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर। मैंने वही लिखा है 3 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर मिनिमम इतनी होनी चाहिए। द डायमीटर ऑफ अब बोल्ट ले लो 20 mm का, तो क्या होगा 3 × 20 तो 60 mm आ गया। तो विड्थ हो गई हमारी 60 mm लेसिंग की। अब हमको निकालनी है थिकनेस। तो थिकनेस के लिए भी उसी पेज नंबर पे उसी के नीचे दे रहेगा थिकनेस ऑफ लेसिंग बार क्या होती है, शॉल बी नॉट लेस देन 1/40 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ फॉर सिंगल लेसिंग। सिंगल लेसिंग के लिए 1/40 होती है, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। तो 1/40 टाइम्स एल इफेक्टिव, जो एल इफेक्टिव हमने निकाला 480.83 है ना उस ट्राइंगल से। तो ये 1/40 आया तो 12.02 आ रहा है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो ज़्यादा मान लो अप्रॉक्सीमेट मान लो 14 mm। तो हमने विथ निकाल ली, लेंथ निकाल ली, थिकनेस निकाल ली। अब हमको क्या करना है कि कितने बोल्ट लगेंगे वो डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हमको चाहिएगा कितने लोड पे डिज़ाइन करें हम बोल्ट। तो हमको उसी पेज नंबर मैंने गिवन है ना, पेज नंबर 50 पे 7.5.6 पे गिवन है 7.5% ये रहा। डिज़ाइन ऑफ लेसिंग करते हैं तो द लेसिंग शॉल बी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्ट द टोटल ट्रांसवर्स शियर VT एट एनी पॉइंट इन द मेंबर इक्वल टू एटलीस्ट 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स हमारा 1400 किलो न्यूटन है, उसका 2.5%
लेसिंग के लिए हमको लेना है इतना लेसिंग रेजिस्ट करेगी, तो 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स क्या 1400, तो 2.5 का इतना कितना हुआ 35 किलो न्यूटन। अब आपको ध्यान रखना है कि ये एक लेंथ में 2 लेसिंग्स आती हैं ना, एक डिस्टेंस में देखो है ना, एक वर्टिकल डिस्टेंस में 2 लेसिंग आ रही है हमारी, 1 और 2, तो ये 2 लेसिंग के लिए, तो एक लेसिंग के लिए कितना हुआ 35/2, तो 35 हमारा है ना, वन लेसिंग के लिए 35/2 हुआ, था कितना वैल्यू हुई 17,500 न्यूटन फॉर 1 लेसिंग। ओके, तो अब स्टेप 6 देखते हैं हम, बोल्टिंग। अब बोल्टिंग करनी है हमको, हमने लेसिंग के लिए लोड क्या डिज़ाइन होगा, मतलब लेसिंग करने के लिए, लेसिंग में बोल्टिंग करने के लिए क्या लोड है लगेगा ये ले लिया हमने, उसके बाद हमको बोल्टिंग करनी है। तो बोल्टिंग में मैंने बताया, बोल्टिंग में अगर आपको नहीं मालूम तो कोड में गिवन है, या हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ रखा है कि ये डिज़ाइन कैसे करते VDSB और VNS है ना, लेकिन आपने नहीं पढ़ा हो तो पेज नंबर 75 पे दे रखा है VDSB, ये रहा VDSB और VDPB दोनों, ये बोल्ट इन शियर है और ये बोल्ट इन बेयरिंग है, दोनों से हमको पहले बोल्ट्स की वैल्यू निकालनी। तो शियर में बोल्ट वैल्यू हमारी VDSB का फॉर्मूला FUB/√3 NNANB + NSSB, चूँकि हमारा लैप जॉइंट है तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि NN 0 होता है ना, तो ये आ जाएगा, और हमारा लिख लेंगे हम अपन 1.25, क्यों किया क्योंकि ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स डिवाइड करना है, डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ है तो ये डिवाइड करना पड़ेगा, तो 410। अब FE की वैल्यू हमारे यहाँ 410 होती है, FE की वैल्यू हमेशा 410 होती है, और है ना FE 410 लेते हैं ना, और E250 FI की वैल्यू हमेशा 250 होती है और FE की 410 अपन 1.25√3 और 1 × 0.78 क्यों किया, क्योंकि ये शैंक का एरिया है, शैंक का एरिया हमेशा कम होता है, तो 0.78 π/4 टाइम्स d² नॉमिनल डायमीटर स्क्वायर, तो हमारी VDSB की वैल्यू आ रही है 46.404.24 न्यूटन। अब बियरिंग में निकालना, बियरिंग का फॉर्मूला पेज नंबर 75 पे गिवन है, VDPB 2.5 KBDT FA/1.25 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करना। अब KB की वैल्यू क्या होती है, KB की वैल्यू होती है E/3D0, ये भी वहाँ गिवन है। अब देखो ये लेसिंग है हमारी, अब लेसिंग की विड्थ मैंने निकाली 60 mm, 3 टाइम्स D करके निकाली थी ना, तो ये आधी डिस्टेंस कितनी हुई E हुई, H डिस्टेंस कितनी हुई 30 mm, तो H डिस्टेंस हमने निकाली 30 mm/3 × 22, 0.45 वैल्यू आई, तो हमारी KB की वैल्यू क्या है 0.45, थिकनेस क्या है 14 mm, FU 410, तो ये वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकाला इसका 103320 न्यूटन। अब हमको देखना है बोल्ट वैल्यू क्या होगी, तो बोल्ट वैल्यू हमेशा क्या होती है लीस्ट लेते हैं हम, इन दोनों की लीस्ट, ईयर और बेयरिंग में लीस्ट कौन सी है, तो हमको दिख रही VDSB लीस्ट है, तो VDSB लिख दे हमने बोल्ट वैल्यू हमारी। अब मैंने बोला नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाला है, क्या फॉर्मूला होता है डिज़ाइन लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू, डिज़ाइन लोड हमारा है 17,500, मैंने बताया ट्रांसवर्स शीयर्स है ना, तो उसमें से हमने निकाला 2 के लिए आया था 35 और 1 के लिए कितना आया 17.5, तो ये हो गया 17,500 अपॉन बोल्ट वैल्यू लिख दी मैंने, तो इससे हमारी वैल्यू क्या आएगी 0.377, तो अप्रोक्सीमेटली 1 बोल्ट, मतलब एक लेसिंग में हमको 1 बोल्ट लगाना है एक सिरे पे है ना। अब आपने बोल्टिंग कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है कि अब इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने की, लेसिंग कितना लोड बेयर कर सकती है, तो उसके लिए आपको स्लेंडरनेस रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। हमने चैनल में भी डिज़ाइन करने में स्लेंडरनेस रेशियो निकाला, इसमें भी स्लेंडरनेस रेशियो निकाल के हम देखना पड़ेगा हमको। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है KL/R। अब KL क्या इफेक्टिव लेंथ जो हमने निकाल चुके हैं, बोल्ट होल से बोल्ट होल की दूरी होती है इफेक्टिव लेंथ 480.83 mm निकाल चुके हैं हम पहले ही है ना। तो अब हमको निकालना R मिनिमम। R मिनिमम कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास होता है, अब हमारे पास ये सेक्शन दिया हुआ है लेसिंग का है ना, जिसमें ये विड्थ हो गई और ये डेप्थ हो गई, तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना हमको, एक्स एक्सिस अबाउट हमको इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I = AR² होता है हमको मालूम था, R बराबर क्या हुआ √I/A हुआ ना, रेडियस ऑफ गायरेशन I/A, तो I निकालना है, तो I क्या होगा, हमने पढ़ा है BD3/12, तो B क्या होता है, जो एक्सिस के अबाउट जो लेंथ होती है वो B होती है, तो B हमारी विड्थ हो गई और थिकनेस D क्या होगी हमारी थिकनेस हो गई, तो BD3/12 तो 16 × 14 तो एरिया हमारा क्या आएगा, ये इससे तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली। अब हमको निकालना एरिया, तो एरिया क्या होता है B × T, सेक्शनल एरिया ना B × T, तो B 16 × 14 तो 840 आया। अब हम R निकाल लेंगे इससे इजीली, R इफेक्टिव ये तो आता है इफेक्टिव लेंथ, R निकालने के लिए √I/A या I की वैल्यू लिख दी, A की वैल्यू लिख दी यहाँ से निकाल के, और 4.04 हमारा R आया। तो हमारी R की वैल्यू क्या आ रही है, देखो हमारी KL/R की वैल्यू क्या है 480.83 इस इफेक्टिव लेंथ अपॉन 4.04 जो हमने √I/A से निकाला, तो 119.01 आई इसकी वैल्यू हमारी स्लेंडरनेस रेशियो की। अब आपको पेज नंबर 50 खोलना है, वापस से आपको कोड का ही काम पड़ेगा, पेज नंबर 50। तो यहाँ पे गिवन है कि जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होती है फॉर ये कम होनी चाहिए, द स्लेंडरनेस रेशियो के द लेसिंग बार शॉल नॉट एक्सीड 145, मतलब 145 से हमेशा कम होनी चाहिए। देखो 145 से कम है ना, 119.01, तो हम सही जा रहे हैं, मतलब ये सही है हमारा। अब हमको देखना है बिल्टअप सेक्शन है, तो हमेशा बिल्टअप सेक्शन के लिए वर्किंग क्लास हमको C ही लेते हैं बिल्टअप सेक्शन में है ना।
अब हमको वही चीज़ करनी है कि वो हम उस पिछले अभी हमने किया था कंप्रेशन मेंबर के लिए वर्किंग क्लास सी का ये टेबल खोलनी है, 250 के नीचे जो वैल्यू है वो लिखनी है। तो 119 के लिए कहाँ वैल्यू है, 110 और 120 के बीच में, इसकी 250 के नीचे वैल्यू कितनी है, 94.6 और 83.7, ये लिख लेनी है हमको। और हमको इसको x1 मानना है, इसको x2 मानना है, y1 y2 और इसको y मान लें fcd को, और अकेला बना जो हम वैल्यू निकालनी है उसके लिए इसको मान लेंगे हम x मान लेंगे हम। तो अब हमारा क्या निकलेगा, तो y का फॉर्मूला क्या, y1 माइनस y2 बिगर में से स्मॉलर अपन बिगर में से स्मॉलर x2 माइनस x1 इंटू x जो है हमारा ये माइनस x1 है ना। तो ये वैल्यू लिख के हमारे आंसर आएगा एफसीडी के 84.77 न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना। तो इससे एफसीडी आ गया, हमारा पीडी आ जाएगा, पीडी होता है एसी एफसीडी, एसी क्या हमारा 60 इंटू 14 ये सेक्शनल एरिया हुआ ना, ये 60 इंटू 14। अब एक लेसिंग के लिए हमको लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाला, तो ये कि मल्टीप्लाई बाई 84.77 तो ये आया 712.14, तो क्या आया पीडी हमारा 71.21 किलो न्यूटन। ये हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी आई किसके लिए, लेसिंग्स के लिए। अब हमको चेक करना है कि एक्चुअल फोर्स क्या आ रहा है लेसिंग के अंदर। एक्चुअल फोर्स में ना आपको होता है कि ट्रांसवर्स शियर्स, ये आपको डायग्राम वापस ये बनाना पड़ेगा 45 डिग्री। मैंने बताया आपको लोड ऊपर से लग रहा है और ट्रांसवर्स शियर वो कितना ट्रांसफर करेगा, 17,500 किलो न्यूटन का ओनली। और ये फोर्स इन लेसिंग्स निकालने के लिए आपको एफ ये मान लो, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री से ये वैल्यू लिखी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 17,500 अपॉन एफ, तो एफ आया ये 17,500 अपॉन साइन 45, तो ये एफ आया 24,748.73। इतना एक्चुअल फोर्स है हमारी लेसिंग्स के अंदर। और हमने लोड कितना किसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाली, 71,214.44 न्यूटन का फोर्स ये बेयर कर सकता है, मतलब इससे कहीं ज़्यादा है ना। तो हमारी पीडी हमारी ज़्यादा है और ये फोर्स एक्चुअल फोर्स कम है, तो मतलब हम सेफ साइड पे हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने डिज़ाइन कर ली, लेसिंग की डिज़ाइनिंग हमने कर ली। अगर आपको उसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप वीडियो रिवाइज करके देख लो कि ये न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है, पाँच पेज हो गए हैं लगभग, शायद 5 या 6 पेज होने आए, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी भी हो गई है। और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो वापस रिवाइज करके आप देख लेना, और प्लीज़ ज़रूर देखना क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा कंप्रेशन मेंबर से एग्ज़ाम में आता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर पिछली वीडियो नहीं दिखे वो भी आप देख सकते हो। और अगली वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनिंग ऑफ बैटन्स। लेसिंग कर लिया हमने, अब बैटन्स करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।